बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है साइकोलॉजी के टॉपिक इंटेलिजेंस को, जिसको उर्दू में हम जहानत कहते हैं। हम इस वीडियो में बेसिकली जिन चीज़ों पे बात करेंगे वो सबसे पहले तो मीनिंग क्या है इंटेलिजेंस का। ये वर्ड इंटेलिजेंस जो है वो किस लैंग्वेज से जो है वो लिया गया है, अडॉप्ट किया गया है, और फिर इसके मीनिंग क्या है। देन इसकी डेफिनेशन यानी तारीफ की बात करेंगे कि इंटेलिजेंस को हम किन मानों में डिफाइन करते हैं, किस तरह से इसकी डेफिनेशन करते हैं, टाइप्स कौन कौन सी हैं, इसमें हम इमोशनल साइकोल जो है ना वो इंटेलिजेंस देखेंगे, और फिर सोशल इंटेलिजेंस क्या होती है, फैक्टर्स वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इस इंटेलिजेंस को इफेक्ट करते हैं, कम करते हैं या ज्यादा करते हैं। उसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं, इंटरनल फैक्टर्स क्या हैं, जो है इनहेरिटेंस फैक्टर कौन से हैं जेनेटिक के लिहाज से, यानी फिर आईक्यू देखेंगे, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मीनिंग क्या है। तो इंटेलिजेंस का जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड इंटेलिजेर, इंटेलिजेर भी इसको पढ़ते हैं और इंटेलिजेर भी पढ़ते हैं, कि ये एक इंटेलिजेर लफ्ज से निकला है, टू अंडरस्टैंड, जिसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड के समझना। तो ये बेसिकली हो गया कि ये वर्ड कहाँ से आया। तो लैटिन वर्ड है, एक लैटिन वर्ड है जिसको इंटेलिजेर कहते हैं, उससे निकला है, जिसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड। अब इंटेलिजेंस की अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये की कंस्ट्रक्ट एम्प्लॉयड है टू नो हाउ इंडिविजुअल डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। तो बेसिकली ये की फैक्टर है, एक की जो है ना किसी की पर्सनैलिटी को दूसरे से डिफाइन करने के लिए, दूसरे से सेपरेट करने के लिए, कि कैसे एक इंडिविजुअल दूसरे से अलग है, उसके लिए हम इंटेलिजेंस टेस्ट को इस्तेमाल करते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है कि कैसे लोग जो हैं वो अडॉप्ट करते हैं अपने बिहेवियर को अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव। कि हम एक बंदे की इंटेलिजेंस देख के हम जज करते हैं, या उसके उस अडाप्टेशन से जज करते हैं कि वो कितने क्विकली जो है कोई भी इन्वायरमेंट उसको अडॉप्ट कर लेता है, उसमें फ़ौरन खुद को जो है वो डाल लेता है। जैसे जो है ना एक जो था इंट्रोवर्ट था, एक बंदा था जो बिल्कुल बात नहीं करता था खुल के, तो वो आस्ता-आस्ता जब लोगों के साथ बैठना शुरू हुआ तो हम देखते हैं कि वो कितनी जल्दी उनको अडॉप्ट कर लेता है, उनके साथ वो घुल-मिल जाता है, या फिर उनसे वो दूर ही रहता है। तो ये इंटेलिजेंस की मदद से होता है। इंटेलिजेंस एक बंदे की एबिलिटी होती है कि वो टू कोप विद हिज एनवायरनमेंट, कि उसका एनवायरनमेंट के जो चैलेंजेस आते हैं, जिस तरह एनवायरनमेंट चेंज होता है, उसके साथ वो किस तरह निपटता है, किस तरह से वो उसको कोप करता है, किस तरह से उसको वो जो है ना परसीव करता है। ये सारी चीज़ें जो है इंटेलिजेंस पे डिपेंड करती हैं कि किस तरह बंदा जो है ना वो इर्द-गिर्द के एनवायरनमेंट में जिस तरह का एनवायरनमेंट होता है उस तरह खुद को ढाल लेता है। Intelligent characterize the whole behavior of an individual and is some of his or her ability which are quantitatively differentiable। तो वो कहता है कि इंटेलिजेंस जो होता है वो तकरीबन जो है ना होल है बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल, के इंडिविजुअल का पूरा बिहेवियर, जो एक इंडिविजुअल बिहेवियर शो करता है उस पूरे को उसका इंटेलिजेंस कहते हैं। और कुछ सम है कि कलेक्टिवली जो उसकी कुछ ऐसी एबिलिटीज होती हैं जो क्वांटिटेटिवली, जिनकी क्वांटिटी की मदद से हम उनको डिफरेंशिएटेबल जो कहा वो कर लेते हैं, विच आर क्वांटिटेटिवली डिफरेंशिएटेबल, जो बाकियों से उसकी अलग होती हैं, इसको उसका इंटेलिजेंस कहा जाता है। इसीलिए ऐसे कुछ बंदे हम कहते हैं कि वो सोशली जो है ना वो इंटेलिजेंट है, कुछ जो होते हैं वो इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं, कि इमोशन का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, उनको पता होता है किस तरह जो है ना कहाँ पे जो है वो इमोशन से डील करना है। डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस, तो यहाँ पहले हो गया मीनिंग, फिर जो है इंटेलिजेंस की इंपॉर्टेंस भी उसमें शामिल हो गई थी कि किस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है, कैसे हम पर्सनैलिटी को जज करते हैं, कैसे ये दूसरे एक बंदे से दूसरे से डिफरेंट करती है। डेफिनेशन की अगर बात करें तो इंटेलिजेंस एक बंदे की एबिलिटी होती है, इज द एबिलिटी टू जज वेल, रीजन वेल एंड एक्ट वेल। कि एक बंदे को ये एक एबिलिटी होती है, उसके पास ये खूबी होती है, खासियत होती है, कि वो किसी चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जज कर लेता है कि ये क्या होने वाला है, उसको यहाँ पे किस तरह से एक्ट करना चाहिए, और वो फिर वहाँ पे बेहतरीन एक्ट करता है जब वो उस चीज़ को भाँप लेता है, उस चीज़ को समझ लेता है कि यहाँ पे किस तरह की सिचुएशन है। तो ये बायनेट जो था, इसने पहला टेस्ट भी दिया था इंटेलिजेंस का। तो इस वजह से जो है ना इसने ये इसकी डेफिनेशन दी थी कि ये एक बंदे की ऐसी एबिलिटी होती है, खूबी होती है, कि वो अच्छे से जज करता है पहले चीज़ों को, फिर उनका रीज़न मालूम करता है, रीज़न वेल, एंड फिर एक्ट वेल, और फिर उस पे अच्छे से जो है ना वो एक्शन करता है। दूसरी डेफिनेशन जो है जो विचलर ने दी है जी, विचलर ने, इंटेलिजेंस इज द ग्लोबल और एग्रीगेट कैपेसिटी। ग्लोबल यानी टोटल, या फिर जो है ना एग्रीगेट मिला जुला कैपेसिटी है एक इंडिविजुअल की टू थिंक रैशनली, कि वो अक्लमंदी से सोचे, रैशनली एक्ट पर्पसफुली, और जिस चीज का मकसद हो उस लिहाज से वो एक्ट करे, एंड टू डील इफेक्टिवली विद हिज और हर एनवायरनमेंट, और अपना जो इन्वायरमेंट है, जिस माहौल में वो अभी रह रहा है, अभी बैठा हुआ है, उसको वो बेहतरीन तरीके से जो है वो डील कर लेता है। तो ये एक बंदे की जो है वो इंटेलिजेंस होती है, कि ये उसका ग्लोबल या एग्रीगेट कैपेसिटी है, ओवरऑल यानी उसकी
जो है ना वो खूबी है, ओवरऑल उसकी पावर है कि वो रेशनली सोचता है, अक्लमंदी से सोचता है और फिर एक्ट करता है वो पर्पसफुली, यानी ऐसे ही जो है ना वो बेमकसद चीज़ पे वो कोई एक्शन नहीं करता, ना ही कोई रद्द-ए-अमल शो करता है। एंड टू डील इफेक्टिवली, और फिर वो जो उसका एनवायरनमेंट होता है उसको वो इफेक्टिवली डील करता है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल समझ लें कि कोई बंदा जो होता है ना वो बैठा हुआ है महफ़िल में, 3-4 लोग आ जाते हैं, वो उसको थोड़ा एग्रेसिव मूड में लाना चाहते हैं या टीज़ करते हैं। तो वो फिर वहाँ पे जो है ना वो रैशनली काम लेता है कि ये सारे मिल के मुझे इस बात पे जो है ना वो चाहते हैं कि मैं एग्रेसिव हूँ, मैं जो है ना कुछ इस तरह करूँ कि इनको फ़ायदा हो। तो वहाँ पे बंदा रैशनली फिर जो है ना वो पर्पसफुली एक्ट करता है, सोच समझ के। तो वो होती है उस बंदे की इंटेलिजेंस। जो इंटेलिजेंस बंदा होता है वो फिर उसमें से कुछ चीज़ों को इग्नोर करता है। वो उन चीज़ों को पे जो है ना फ़ौरन एक्ट नहीं करता, वो फिर विज़डम से काम लेता है। तो ये उस बंदे की इंटेलिजेंस होती है और ये डेफिनिशन दी थी विद सेलर ने। इंटेलिजेंस, अब तीसरी जो डेफिनेशन है, कैपेसिटी है टू लर्न एंड एडजस्ट टू रिलेटिवली न्यू एंड चेंजिंग कंडीशन। ये वैगनर ने दी थी। वैगनर ने कहा जी कि ये इंटेलिजेंस जो ज़हानत होती है वो एक बंदे की ये कैपेसिटी होती है कि वो चीज़ों को जल्दी से जो है ना वो लर्न कर लेता है और एडजस्ट कर लेता है कुछ जो चेंजिंग कंडीशन है। कि जिस तरह की बात हो रही है, जिस तरह का माहौल चल रहा है, जिस तरह की वो कंडीशन में जाता है, कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो एक दफ़ा एक जगह ऐसी है जहाँ पे वो बहुत ईज़ी है, वहाँ वो ईज़ी से काम करता है, वो ईज़िली रहता है, बिल्कुल अपने आप को काम रखता है। फिर वो किसी नई जगह अगर जाता है तो वहाँ पे देखता है काम ज़्यादा है, ज़्यादा चैलेंजेज़ हैं, तो वो उनमें भी खुद को खुद को जो है ना ढाल लेता है। उसके मुताबिक वो तेज़ी से काम करना शुरू कर देता है, अच्छे से काम करता है और अपना डिसिप्लिन जो है ना वो टाइम ज़्यादा देना शुरू कर देता है। तो ये होती है बंदे की ज़हानत, कि बंदा ये समझ लेता है कि यहाँ पे मुझे कम काम करना है, तो मैंने इस तरह इसको डील करना है, यहाँ पे ज़्यादा काम करना है, तो मुझे इस तरह खुद को जो है ना यहाँ पे अडॉप्ट करना है, एडजस्ट करना है। तो ये होती है बेसिकली एक बंदे की इंटेलिजेंस। फिर नेक्स्ट है जी, इंटेलिजेंस जो है ना वो एबिलिटी होती है कि अडॉप्ट करना, शेप करना एंड सेलेक्ट करना एनवायरनमेंट टू अकम्प्लिश वन्स गोल एंड दोज़ ऑफ वन सोसाइटी एंड कल्चर। ये स्टर्नबर्ग ने एक डेफिनेशन दी है कि इंटेलिजेंस ये एक बंदे की एबिलिटी होती है, खूबी होती है कि वो अडॉप्ट कर लेता है और शेप कर देता है, खुद को शेप एक शक्ल में डाल देता है और सिलेक्ट करता है अपने एनवायरनमेंट को टू अकम्प्लिश वन्स गोल, के उसने अपने गोल किस तरह पूरे करने। तो वो फिर उस लिहाज से खुद को जो है वो डाल लेता है एंड दोज वन ऑफ वन सोसाइटी एंड कल्चर, और फिर वो सोसाइटी और कल्चर के लिहाज से खुद को जो है ना वो उसमें खुद को एडजस्ट कर लेता है अपने गोल को भी। पहले तो वो ये जानता है कि उसके गोल क्या हैं, कि फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे ने जो है ना वो साइकियाट्रिस्ट बनना है या फिर साइकोलॉजिस्ट बनना है, तो उसने उसको सबसे पहले तो ये अपना माहौल जो होता है ना वो अडॉप्ट करना होता है। उसने ये देखना होता है कि उसने बुक्स पढ़नी है, उसने अच्छे से जो है ना वो अपना बीएस या एमएस या कंप्लीट करना है जो सिलेबस है उसका, उसको। तो ये उसके हो गए गोल को कंप्लीट करने के लिए। इसके लिए वो फिर प्रॉपर एनवायरनमेंट सेट करता है, बुक्स लेता है, वो बैठ के प्रॉपर जो है ना डेली 3 से 4 घंटे, 5 घंटे जो है ना वो एक खास पर्टिकुलर चीज़ पे जो है वो टाइम देता है उसको। फिर वो सोसाइटी में को भी साथ में बाँधता है कि उसकी सोसाइटी और कल्चर किसका है। तो ये भी उसकी एक इंटेलिजेंस है। तो यहाँ तक उसकी डेफिनेशन थी जो दी थी जी बायनेट ने। फिर वेटसेलर ने दी थी, फिर वैगनर ने दी थी और स्टर्नबर्ग ने। अब हम बात करते हैं नेचर क्या होती है इंटेलिजेंस की। तो इंटेलिजेंस जो है ना वो इनेट मेंटल एबिलिटी है व्हिच ग्रो एंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरनमेंट। के इननेट का मतलब होता है कि पैदाइश के साथ ही है, आपके अंदर है, इनबिल्ट है, कि आपकी बॉडी के अंदर ये जब आप पैदा होते हो तो उसमें ही आपकी मेंटल एबिलिटी होती है। और आस्ता-आस्ता क्या होता है कि जिसके ऊपर व्हिच ग्रो बढ़ती है एंड इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरनमेंट। इन्फ्लुएंस्ड का मतलब होता है कि इसके ऊपर एनवायरनमेंट का असर होता है, कि आप किस तरह के माहौल में रह रहे हो, आपका माहौल किस तरह का है, वहाँ किस तरह के लोग हैं, उनका रहन-सहन, उनकी तमाम चीज़ें जो है ना वो इर्द-गिर्द के जो आपके लोग हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो फैमिली है, वो आपके साथ किस तरह का ट्रीट करती है। ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपकी इंटेलिजेंस को इफ़ेक्ट करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं। तो ये नेचर ऑफ इंटेलिजेंस कि इनेट मेंटल एबिलिटी है। इनेट यानी इनबिल्ट है, पैदाइश से ही आपकी बॉडी के अंदर है। फिर इट शोज़ द कैपेसिटी, ये बंदे की एक बंदे की जो है ना नेचर के लिहाज से अगर बात करें तो ये एक बंदे की कैपेसिटी होती है कि अडॉप्ट करना, यानी आप जो इर्द-गिर्द की कंडीशंस होती हैं वो क्विकली और करेक्टली उनके साथ आप उनको अडॉप्ट कर लेते हो, कि जो माहौल है जिस तरह तब्दील हो रहा है आप उस तरह के गो फ्लो में चले जाते हो, गो विद फ्लो के देखते हो कि जो है ना कंडीशन जो है ना वो टफ होती जा रही है, तो आप जो है ना खुद पे टफ होते जा रहे हो, मेहनत करते जा रहे हो। जब देखते हो ईज़ी है तो वो फिर आप ईज़ी हो जाते हो। तो इस तरह जो है ना वो खुद को आप तब्दील कर लेते हो। ये भी होती है इंटेलिजेंस। इट इज़ द एबिलिटी, ये किसी की एबिलिटी होती है कि कैरी ऑन हायर मेंटल प्रोसेसेस सच एज़ रीज़निंग, क्रिटिसिज्म, रेशनल एंड जजमेंट। तो ये इंटेलिजेंस एक ये चीज़ भी है कि ये हायर मेंटल प्रोसेस जो होते हैं उनको कैरी करती है। जिस तरह आप सोचते हो,
रीजनिंग करते हो, यानी अक्लमंदी से जो है ना वो आप चीज़ों की वजूहात ढूँढते हो कि बेसिक वजह क्या है चीज़ के होने की। क्रिटिसाइज़ करते हो, तनकीद करते हो, खुद पे भी तनकीद करते हो, दूसरों पे भी तनकीद करते हो, अच्छी चीज़ को एप्रिशिएट करते हो, बुरी चीज़ को जो है ना डेप्रिशिएट करते हो। रैशनली अक्लमंदानी से आप जो है ना अक्ल से सोचते हो, अक्लमंदाना विज़डम से काम लेते हो और जजमेंट जो है ना वो आप अच्छे से चीज़ों को जज करते हो, फिर उन पे एक्ट करते हो। इट शोज़ द कैपेसिटी टू ऑब्जर्व द रिलेशनशिप एंड ऑब्जर्विटीज़। तो ये एक तो आपकी कैपेसिटी होती है कि आप रिलेशनशिप को अच्छे से जो है ना वो कोई जो किसके साथ ताल्लुक है उसको आप अंडरस्टैंड करते हो कि आपने वहाँ पे किस तरह से एक्ट करना है, इमोशनली एक्ट करना है, सोशली एक्ट करना है और फिर ऑब्जर्विटीज़ जो हैं उन पे आपने इस तरह से जो है ना वो काम लेना होता है। वहाँ पे आपने रिलेशनशिप को किस तरह मैनेज करना है और अगर किसके साथ आपकी हेट है, आपकी जो है ना वो रिलेशनशिप नहीं अच्छा जा रहा है तो उसको आपने किस तरह मैनेज करना है। It implies the capacity to learn and solve difficult tasks and problems. तो ये इसलिए भी इम्प्लाइज होती है कि ये एक बंदे की कैपेसिटी को ज़ाहिर करती है जो इंटेलिजेंस होती है कि वो डिफिकल्ट टास्क प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करता है कैसे अच्छे से जो है ना जैसे मैथ की जो स्किल होती है जी मैथ को जो लोग अच्छे से कर लेते हैं लोग कहते हैं कि ये सारे इंटेलिजेंस है जैसे आइंस्टाइन था वो फिजिक्स मैथ को अच्छे से जानता था फिर दुनिया में इस तरह जो भी मोस्ट जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो तो ये वो कहता है कि ये आप डिफिकल्ट जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप अंडरस्टैंड करते हो उनको आप अच्छे से सॉल्व कर लेते हो ये भी इंटेलिजेंस की वजह से आपकी कैपेसिटी होती है टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस अब बेसिकली जो है ना वो तीन टाइप है इंटेलिजेंस की नंबर वन है जी थ्री काइंड्स है नंबर वन है कंक्रीट इंटेलिजेंस या मैकेनिकल कंक्रीट इंटेलिजेंस या मैकेनिकल वो इंटेलिजेंस होती है जिसमें आप मशीन में जो वो लोग अच्छे होते हैं जिस तरह आजकल कह लें कि टेलीफोन वगैरह के जो फोन को यूज करने में या कोई भी जो मशीन है उसको वो जो बंदा अच्छे से समझ सकता है अच्छे से कर लेता है वो जो है ना वो मैकेनिकल इंटेलिजेंस है दूसरे नंबर पे है सोशल या फिर जो है ना इमोशनल इंटेलिजेंस कि सोशली लोगों के साथ जो है ना वो जो अच्छे से एक्ट करता है सोशली लोगों में जो है ना वो फ़ौरन उनमें मिक्स हो जाता है, उनके साथ अच्छे से जो है ना रिलेशनशिप बिल्ड कर लेता है। इमोशनल इंटेलिजेंस के लोगों को वो इमोशनली कैसे कनेक्ट करता है, लोग जो है ना इसको मिलते हैं और खुशी महसूस करते हैं, वो लोगों को जो है ना वो फ़ौरन उनके बिहेवियर को, उनके मूड को तब्दील कर देता है। तो ये सोशल और इमोशनल में आता है। और तीसरे नंबर पे आता है एब्स्ट्रैक्ट और जनरल इंटेलिजेंस के जनरल इंटेलिजेंस क्या है और एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस जिसको हम छू नहीं सकते, ऐसी चीज़ों को एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। तो इस पे हम बात करते हैं। टाइप्स को आगे कंटिन्यू उसने किया और नंबर 1 पे आता है जी कंक्रीट। कंक्रीट की अगर बात करें या मैकेनिकल दूसरा इसका नाम है। ये जो इंटेलिजेंस होती है एप्लीकेबल फॉर यूजिंग मशीन्स, टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। ये बंदे को उस बंदे को कहते हैं कि वो मैकेनिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मशीन्स का अच्छा इस्तेमाल कर लेता है। टूल्स जो कुछ कोई टूल्स दिए जाते हैं, आलात, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जिसमें जो है ना इंजीनियर्स जो होते हैं वो कंक्रीट इंटेलिजेंट होते हैं, उनके अंदर जो है ना इस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। या मैकेनिक जो होते हैं, जो गाड़ियाँ या जो भी मशीन होती है उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, इसको मैकेनिकल इंटेलिजेंस कहते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं जी सोशल इंटेलिजेंस। सोशल इंटेलिजेंस होती है कि एबिलिटी होती है किसी बंदे की टू अंडरस्टैंड सोशल सिचुएशंस एंड एक्ट वाइजली इन ह्यूमन रिलेशनशिप। ये दूसरे इंसानों के साथ जो रिलेशनशिप होता है उसमें वो बहुत अक्लमंदी से एक्ट करता है। कुछ किसी के साथ जो है ना किसी को हर्ट नहीं करता, हर एक को अच्छे से जो है ना वो प्यार मोहब्बत से डील करता है। सोशली इंटेलिजेंट पीपल नो द आर्ट ऑफ विनिंग फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस देम। तो ये जो सोशली इंटेलिजेंट लोग होते हैं ये अच्छे से जानते होते हैं कैसे लोग को इम्प्रेस करना है और उनको उनके साथ अच्छे से बॉन्ड बनाना है अच्छे से फ्रेंडशिप करनी है। ये मोस्टली लीडर मिनिस्टर सेल्समैन एंड जो डिप्लोमेट्स होते हैं ये सोशली इंटेलिजेंट होते हैं क्योंकि इनके अंदर ये क्वालिटी पाई जाती है ये जो है ना लोगों को अच्छे से डील करते हैं जैसे डिप्लोमेट्स उनको अटैच कर लेते हैं फिर मिनिस्टर जो होते हैं लीडर जो होते हैं वो जो है ना वो झूठ बोल के, सच बोल के जो है ना लोगों से वादे करके उनको लोगों को कनेक्ट कर लेते हैं, उनको इमोशनली और ऐसे नारे बनाते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आती हैं सोशल इंटेलिजेंस में। तीसरे नंबर पे आते हैं एब्स्ट्रैक्ट एंड जनरल इंटेलिजेंस। एब्स्ट्रैक्ट एंड जनरल एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू वर्ड्स, नंबर्स एंड लेटर्स। ये किसी बंदे की ये एबिलिटी होती है कि वो किसी जो नंबर हैं, आदाद हैं या फिर जो है ना वर्ड्स हैं, अल्फाज और लेटर्स उनके रिस्पॉन्ड अच्छे से देता है। ये उस बंदे की एबिलिटी होती है जिसकी एब्स्ट्रैक्ट एंड जनरल एबिलिटी होती है। ये इंटेलिजेंस होती है रिक्वायर्ड फ्रॉम स्टडी ऑफ बुक्स लिटरेचर। ये किताबें पढ़ने से जो है ना वो एब्स्ट्रैक्ट या जनरल जो इंटेलिजेंस है ये आती है जिसमें टीचर्स एंड लॉयर्स एंड डॉक्टर्स एंड फिलोसफर्स हैं ये इन लोगों की खूबी होती है वो एब्स्ट्रैक्टली जो है इंटेलिजेंट होते हैं या जनरल इंटेलिजेंट होते हैं क्योंकि ये जो है ना वो वर्ड्स नंबर्स और लेटर के साथ अच्छे से प्ले कर सकते हैं अच्छे से बता सकते हैं। अब एक्सप्लेन करें तो इमोशनल इंटेलिजेंस को हम एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट पार्ट सोशल इंटेलिजेंस, पहले इसको सोशल इंटेलिजेंस कहा जाता था, अब भी जो है ना इसी में इसको रखते हैं। ये किसी बंदे की एबिलिटी होती है कि वो परसीव करता है, एक्सप्रेस करता है, अंडरस्टैंड करता है एंड रेगुलेट करता है इमोशन को। कि पहले चीज़ों को वो परसीव करता है कि हो क्या रहा है,
कैसे हो रहा है, लोग कैसे एक्ट कर रहे हैं। फिर वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करता है, फिर उसको अंडरस्टैंड करता है, समझता है एंड देन फिर रेगुलेट करता है। इमोशन को वो उस लिहाज से तब्दील कर लेता है कि किस यहाँ पे जो है ना उसको इमोशन का किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। स्टडी शो EQ, ये जो इमोशनल कोएफिशिएंट है, टू बी अ ग्रेटर प्रेडिक्टर फॉर फ्यूचर सक्सेस देन IQ। कि आईक्यू जो इंटेलिजेंस क्वोशिएंट है उससे जो इमोशनल इंटेल जो क्वोशिएंट होता है, जो इमोशनल इंटेलिजेंस होती है, वो बंदे को वो कहते हैं कि ज्यादा अच्छे से बंदा प्रिडिक्ट कर सकता है कि ये फ्यूचर में बंदा कितने चांसेस हैं कि ये सक्सेस होगा। यानी वो क्या समझते हैं, जैसे जो लोग बिजनेसमैन होते हैं उनकी यही वो समझते हैं कि EQ क्या है, वो किस तरह इमोशन जो है ना लोगों के साथ अटैच होते हैं, लोग को डील करते हैं, तो वो फिर जल्दी ग्रो करते हैं। तीसरे नंबर पे है इट इज़ द बेसिस ऑफ एम्पैथी ऑफ अदर्स, के दूसरों के साथ ये हमदर्दी करना, सेल्फ अवेयरनेस, अपनी जो है ना वो अवेयरनेस होती है इन लोगों को, अपने बारे में पूरी मालूमात रखते हैं अपनी हर चीज़ को, एंड सोशल स्किल, और बहुत अच्छी सोशल स्किल्स होती हैं इनके अंदर। यानी ये लोगों से अडॉप्ट कर लेते हैं अच्छी चीज़ें, जिसमें आई कांटेक्ट इनका बहुत अच्छा होता है, यानी ये प्रॉपर जो है ना लोगों के साथ आई कांटेक्ट बनाते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी होती है इनमें, एंड कोऑपरेशन, और कोऑपरेट लोगों के साथ मिलजुल कर काम करने का जज्बा होता है, जिसकी वजह से लोग जो है इनके साथ अटैच हो जाते हैं। नंबर 3 है इट हेल्प्स इन बिल्डिंग द थेराप्यूटिक रिलेशनशिप विद पेशेंट, और ये इसका ये भी रोल है कि जो साइकियाट्रिस्ट वगैरह होते हैं, उनको जो पेशेंट होते हैं, जो मरीज होते हैं, उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करने में भी हेल्प करता है, जो इमोशनल इंटेलिजेंस होती है। इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, अब ये IQ क्या होता है, किस काम आता है, ये जो है ना एब्रिविएशन है वाज कॉइन्ड बाय द, इसकी जो इंटेलिजेंस क्वोशिएंट है IQ, इसको पढ़ते हैं हम मोस्टली जो है ना जगहों पे IQ ये वर्ड यूज होता है। इसको जो है ना इस एब्रिविएशन को कॉइन किया था बाय साइकोलॉजिस्ट विलियम स्टर्न ने, स्टर्नबर्ग ने। तो ये स्टर्न ने जो था ना आईक्यू वर्ड जो है ना, आई पहले इसको इंटेलिजेंस क्वोशिएंट ही पढ़ते थे, उसको इसने एब्रिविएट किया आईक्यू। द आइडिया ऑफ इंटेलिजेंस क्वोशिएंट वाज यूटिलाइज्ड फर्स्ट इन 1916 बाय बाइनेट एंड साइमन टेस्ट, कि बाइनेट और साइमन ने एक टेस्ट किया था लोगों की इंटेलिजेंस जानने के लिए, कि जो लोगों की एज है वो उस लिहाज से देखते हैं कि इस एज के लोगों को किस काबिल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जो 16 साल का बंदा है वो मैट्रिक पढ़ रहा है, तो वो अगर मैट्रिक का पढ़ रहा है तो वो फिर समझ लें, और उससे वो मैट्रिक का टेस्ट लेते हैं। 10वीं का वो 10th पढ़ रहा है, 10th स्टैंडर्ड में, और 10th स्टैंडर्ड का उससे टेस्ट ले रहे हैं, तो वो अगर उसमें प्रॉपर अच्छे से फंक्शन कर रहा है तो वो फिर कहेंगे कि इसका IQ 100 है, यानी वो ठीक है, अपने लिहाज से ठीक है। लेकिन फिर वो अगर कहेंगे कि वो बंदा एक जो है ना वो 10th वाला कर रहा है, 12th की क्वेश्चन कर रहा है, तो वो फिर जो है ना अच्छा है, उसके IQ लेवल उससे ज़्यादा है। तो ये इस टेस्ट में ये चीज़ें बताई जाती थी। बायनेट असाइनमेंट ने जो है ना वो मेंटल एज को डिस्टिंग्विश करने के लिए ब्राइट फ्रॉम डल चिल्ड्रन को उन्होंने जो है ना डिस्टिंग्विश किया, अलग किया ब्राइट स्टूडेंट्स को डल स्टूडेंट्स के, कि कुछ जो लाइक स्टूडेंट है वो कौन सी एक्टिविटी कर सकते हैं, कितनी उनकी कैपेसिटी है, कितने इंटेलिजेंट है, और जो डल स्टूडेंट है वो कितने डल है। तो इस लिहाज से उन्होंने कहा जी IQ इज द रेशियो बिटवीन द मेंटल एज एंड क्रोनिकल एज, कि मेंटल एज और क्रोनिकल, मेंटल एज यानी अभी जो एज है बंदे की, और क्रोनिकल एज के वो मेंटली कितने साल का है। कि फॉर एग्जांपल एक बच्चा जो है ना वो उसकी जो एज है वो नॉर्मली तो जो मेंटल एज है वो 10 साल है, लेकिन क्रोनिकल एज जो है वो उस लिहाज से वो जो है उसको चेक करते हैं। तो इसमें सिंपली एक फार्मूला उसने दिया कि IQ क्या है। IQ उसने डिफाइन किया इज इक्वल टू मेंटल एज ओवर क्रोनिकल एज मल्टीप्लाई 100। क्रोनिक होता है जो अभी चीजें जारी होती हैं तरतीब के साथ। तो ए ईयर ओल्ड 6 ईयर ओल्ड 6 साल का एक बच्चा है विद द मेंटल एज ऑफ 4, लेकिन उसकी जो मेंटल एज है वो 4 है, तो इन्हें 4/6 मल्टीप्लाई 100 कर दिया इज इक्वल टू 66.6। तो उसका जो IQ है वो 66 है, यानी वो उसका कम है उसकी एज के लिहाज से। तो नेक्स्ट इसी तरह बात करते हैं जो जीनियस होते हैं ना, उनका IQ जो है ना वो 140 अबव होता है। जो सुपीरियर होते हैं उनका 130 टू 140 होता है, वेरी सुपीरियर होते हैं, सुपीरियर का 120 टू 130 है, अबव एवरेज वो 110 टू 120 होता है, और एवरेज होते हैं उनका 90 टू 110 होता है। फिर बॉर्डर लाइन जो है ना वो 70 टू 80 है, और माइल्ड जो मेंटल रिटार्डेशन है वो 50 टू 70, और मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन जो है ना वो 35 टू 50, और सवेयर यानी ये जो लोग मेंटली आस्ता आस्ता जो है ना स्लो होते हैं उनका IQ बहुत कम होता है, डाउन होता जाता है। और प्रो फंडामेंटल रिटार्डेशन जिनके अंदर बिल्कुल जो है ना वो मेंटली सलीतें कम होती हैं वो 0.0 टू 20 होता है। तो इंडिविजुअल दोज परफॉर्म मोर देन एवरेज ऑफ देयर एज हैव IQ मोर देन 100। जो अपनी एज से ज्यादा यानी अगर एक 10 साल का बच्चा, वो 12 साल वाले जो बच्चे हैं उनके बेहतर टास्क करता है, उनसे भी बेहतर टास्क करता है, या एक 5th स्टैंडर्ड का बच्चा जो है ना वो 6th स्टैंडर्ड वाले बच्चे के टास्क पे अच्छे से परफॉर्म करता है, तो वो फिर जो है ना वो उसका IQ 100 से अबव है, और वो अच्छा परफॉर्म। थ्योरी क्या है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जो है वो हार्वर्ड गार्डनर ने दी थी। हार्वर्ड गार्डनर ने 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, उन्होंने बताया कि इंसान जो है, कोई भी जो एक इंसान है
कोई भी जो ह्यूमन है उसमें या मैन है उसमें 8 टाइप्स की जो है ना वो स्पेशल इंटेलिजेंस पाई जाती है। उन्होंने मल्टीपल का मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा, मैनी इन नंबर। तो इनने कहा जी कि इंटेलिजेंस के मुताबिक कोई भी जो ह्यूमन है उसको हम एक एबिलिटी की वजह से डोमिनेट नहीं कर सकते उसकी इंटेलिजेंस को, कि वो किसी एक जनरल एबिलिटी, सिंगल जनरल एबिलिटी में बहुत बेस्ट है, उसको हम नहीं देखेंगे। बल्कि इसमें ये होता है कि एक स्पेसिफिक एबिलिटी है या एक स्पेसिफिक ह्यूमन है, उसमें खास जो है ना वो ए टाइप की, जिस तरह कोई बंदा पिक्चर स्मार्ट है कि उसको आप कोई भी पिक्चर से चीज़ अंडरस्टैंड करेंगे तो वो क्विकली जो है ना वो उसको पिक कर लेगा। कोई बंदा जो होता है वाइडली स्मार्ट है कि उसको आप अल्फाज से चीज़ें बताएंगे समझाएंगे तो वो जल्दी से पिक कर लेगा। इस तरह कुछ लोग म्यूजिक को जो है ना म्यूजिक की में अच्छे से समझ सकते हैं, स्पोर्ट्स में अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये इस तरह इसकी डेफिनेशन ये थी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस डिफरेंशिएट ह्यूमन इंटेलिजेंस, कि जो मुख्तलिफ ह्यूमन है उनकी इंटेलिजेंस को डिफरेंशिएट करता है इंटू स्पेसिफिक मॉडलिटीज, कि उनमें कुछ खास जो है ना वो मॉडलिटीज हैं, रेदर देन बजाय इसके कि सीइंग इंटेलिजेंस एज अ डोमिनेट बाय अ सिंगल जनरल एबिलिटी। इसको ये देखने के बजाय कि एक ही कोई खूबी है या एक ही कोई खासियत है जो उस बंदे में डोमिनेंट है, इसके बजाय हम इसमें ये चीज़ें देखते हैं। तो इंसानों को डिफरेंशिएट करने के लिए इंटेलिजेंस जो ह्यूमन की है उसको स्पेसिफिक मॉडलिटीज में, जिसमें हम जो है ना वो टोटल 8 चीज़ों की बात करते हैं। हॉर्ड गार्डनर प्रपोज दिस मॉडल इन 1983 बुक फ्रेम्स ऑफ माइंड। तो उनने एक किताब थी उनकी, बुक फ्रेम ऑफ माइंड, जो है ना फ्रेम्स ऑफ माइंड, उस बुक में उन्होंने जो है ना ये थ्योरी दी थी जिसका नाम है मल्टीपल इंटेलिजेंस, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। गार्डनर्स की जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है इसमें सबसे पहले विजुअल या स्पेशल, कि कोई देख के लोग जो है ना वो किस तरह से स्मार्ट होते हैं, कौन सी चीजें जो वो देख के बंदा फौरन से सीख सकता है, जिस तरह पिक्चर स्मार्ट है, कि आप कोई भी पिक्चर देखते हो, कोई फिगर देखते हो तो उसको आप इजीली पिक कर लेते हो क्विकली जो है ना, ये होता है विजुअल या स्पेशल। दूसरे नंबर पे आता है वर्बल या लिंग्विस्टिक, यानी बोलने से जो चीजें आप क्विकली जो है वो पिक कर सकते हो, जिसमें आता है जी वर्ड स्मार्ट, कि वो अल्फाज जो है ना वो या बुक पढ़ के क्विकली चीजों को पिक कर लेता है। तीसरा होता है लॉजिकल या मैथ, जिसमें जो है ना लॉजिकल और मैथ में आता है कि लॉजिकली स्मार्ट, वो उस बंदे के पास लॉजिक अच्छा होता है, वो चीज़ों का लॉजिक अच्छा देता है। बॉडीली या काइनेस्थेटिक, काइनेस्थेटिक और बॉडीली ये आता है कि उसमें बॉडी स्मार्ट जो है ना वो बॉडी का अच्छा यूज़ करता है, इशारे अच्छे करता है, जैसे स्पीच के दौरान ही लोग करते हैं, या बॉडी का डांस वगैरह मूव्स। म्यूजिकल और रिदमिक, कि कुछ लोग जो है ना वो म्यूजिक में बहुत अच्छे होते हैं, जो है ना वो पोइट्री वगैरह या इस तरह। देन जो है इंटरपर्सनल, कि वो इंटरपर्सनल का मतलब होता है वो खुद के साथ जो है ना वो जो है अच्छा उसका रिलेशनशिप होता है इंटरपर्सनल, दूसरे लोग के साथ जो है ना वो अच्छे से मिल सकता है। और दूसरा इसके ऑपोजिट होता है इंट्रापर्सनल, कि वो सेल्फ स्मार्ट होता है, वो खुद जो है ना खुद पे वर्क करता है, अपने आप को स्मार्ट बनाता है। ये फ़र्क होता है। इंटरपर्सनल होता है कि दूसरों के साथ आपका रिलेशन कैसा है, और इंट्रापर्सनल होता है कि वो खुद को अंडरस्टैंड करता है, अपने आप को वो काफ़ी। और फिर तीसरा होता है नेचुरलिस्टिक, कि वो नेचर को जो है नेचर लविंग होता है, नेचर जो जैसे कुदरत की जो चीज़ें बनी हुई हैं उनके साथ वो अटैच रहता है, उनको अंडरस्टैंड करता है। द टाइप ऑफ इंटेलिजेंस बाय मार्क वाइटर। तो ये स्पेशल में आता है जी कि विजुअलाइजिंग द वर्ल्ड इन 3D, के 3D में दुनिया को देखना, चीज़ों को देखना, अंडरस्टैंड करना, उनको हर लिहाज से पिक करना। फिर जो है ना वो नेचुरलिस्ट आते हैं, नेचुरलिस्ट जो है अंडरस्टैंड करते हैं लिविंग थिंग एंड रीडिंग नेचर, लिविंग थिंग्स को अंडरस्टैंड करते हैं, जिंदा चीज़ें जो है ना या प्लांट्स वगैरह जो भी इर्द गिर्द हमारे पाए जाते हैं। म्यूजिकल, के जो लोग डिस्कर्निंग साउंड, पिच, टोन, रिदम एंड टिम्bre, कि इन चीज़ों को वो जो है ना वो अंडरस्टैंड करते हैं इजीली, साउंड वगैरह को, म्यूजिक को, ये। फिर जो है ना लॉजिकली मैथ जो है ना वो क्वांटिफाई करते हैं, क्वांटिटी थिंग्स की बताते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं और प्रोवाइड करते हैं देम। नेक्स्ट है जी एग्जिस्टनल, कि कोई चीज़ें जो है ना वो एग्जिस्ट रह रही हैं, क्वेश्चन के वो क्यों हैं और क्यों वो मरती हैं, इस तरह के क्वेश्चन। फिर इंटरपर्सनल, दूसरे लोगों के साथ वो सेंस करते हैं पीपल्स की फीलिंग एंड मोटिवेट करते हैं उनको, मोटिव्स उनके समझते हैं। फिर नंबर ये है आगे नेक्स्ट 6, बॉडीली काइनेस्थेटिक, जो है ना वो अंडरस्टैंड करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं माइंड विद योर बॉडी, कि माइंड और बॉडी का प्रॉपर इस्तेमाल करते हैं, वो साथ जिस्म जो है ना वो बॉडी से भी मूव करके चीज़ें दिखाते हैं। लिंग्विस्टिक, कि वो लैंग्वेज वर्ड के लिहाज से एक्सप्रेस करने में अच्छे होते हैं, स्पीच वगैरह जो है ना वो। और इंट्रापर्सनल, के वो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि कैसे आप जो है ना व्हाट यू फील एंड व्हाट यू वांट, ये सारी चीज़ें जो है ना वो इसमें होती हैं। ये आगे फिर उसने दिया कि लिंग्विस्टिक में वो अच्छी बहुत बोल चाल है, अच्छी बात करते हैं। लॉजिकल मैथमेटिक्स में वो अच्छे हैं, स्पेशल विजुलाइज चीज़ों को विजुलाइज करने में। म्यूजिकली जो है ना फिर बॉडी का एनास्थेटिक, वो हाथों के इशारे कर रहा है। इंटरपर्सनल, लोगों के साथ अच्छा रिलेशन, और इंट्रापर्सनल खुद को अंडरस्टैंड करते हैं। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस क्या होती है?
लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बेसिकली ये एबिलिटी होती है कि वर्ड्स का आप इफेक्टिवली यूज करते हो, यानी इस बंदे की जो है ना वो स्पीच बहुत अच्छी होती है, स्पीक जो है ना वो बहुत अच्छे से चीज़ों को जो है ना लोग को अट्रैक्ट करता है अपने क्रिज्मेटिक वे से वो टॉक करता है, कम्युनिकेशन स्किल उसकी अच्छी होती हैं, ये चीज़ें ये इंप्रूव हो सकती है जो आपकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है रीडिंग करने से। बेस्ट ऑथर ऑफ द लैंग्वेज एंड हैविंग अ डिक्शनरी नियर व्हेन इज रीडिंग, कि आप एक अच्छी किताब लें, एक अच्छे ऑथर की, आप इंग्लिश लैंग्वेज पे अगर कम्युनिकेशन में अबूर करना हासिल करना चाहते हैं, उसमें आप जो है ना वो अडेप्ट बनना चाहते हैं, तो आप जो है ना एक बुक लें अच्छे राइटर की, ऑथर की, और साथ में आप जो है ना वो डिक्शनरी रखें और जो नए वर्ड्स आते हैं उनको आप अच्छे से उनका मीनिंग वगैरह देखें। पर्सनल प्रोफाइल्स, पॉलिटिकल्स और रिलीजियस लीडर, पोइट्स और राइटर्स, तो ये जो है ना इसमें पॉलिटिकल जो लोग होते हैं उनकी अच्छी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है, वो अच्छी ज़बान इस्तेमाल करते हैं, न्यू वर्ड इस्तेमाल करते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। लीडर्स जो होते हैं, पोइट्स और जो राइट करते हैं, ये सारे लोग लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हैं। दूसरे नंबर पर आता है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, तो ये ऐसी एबिलिटी होती है जो क्विकली न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के जो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन होता है, फार्मूला कोई फार्मूले वगैरह जो है ना फार्मूलेट कर लेते हैं चीज़ों को, एंड वेरीफाई हाइपोथेसिस एंड यूज द साइंटिफिक मेथड, वो साइंटिफिक मेथड को ये इस्तेमाल करना अच्छे से जानते हैं। इसमें आप जो है ना जो लोग साइंस से मोस्टली बिलोंग करते हैं, जो साइंस की फील्ड में अच्छे होते हैं, जो साइंस की चीज़ों को जो लॉजिक देते हैं, जो मैथमेटिकली अच्छे होते हैं, वो लोग आते हैं। ये प्रॉब्लम सॉल्व करना इनका काम होता है, इजीली प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, मेंटल कैलकुलेशन अच्छे से कर लेते हैं, और नंबरिंग गेम्स एंड अमोंग अदर, और नंबरों की जो गेम्स होती हैं उनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। फार्मूलाज वगैरह ये सारी चीज़ें इसमें इकोनॉमिस्ट मोस्ट आते हैं, जो इकोनॉमी माशियतदान जो इकोनॉमी को अच्छे से जो है ना टैकल करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं, अच्छे से जो है ना लॉजिक देते हैं कि किस तरह बेहतर हो सकता है। साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर और मैथमेटिशियन हैं, ये सारे लॉजिकल में आते हैं। स्पेशल और विजुअल इंटेलिजेंस, तो ये ऐसी एबिलिटी होती है टू प्रिवेंट हिज आइडियाज विजुअली क्रिएट मेंटल इमेज, के वो अपने आइडिया को जो है ना विजुअली के जो है ना फिगर की शक्ल में उसको प्रेजेंट करते हैं, फिर क्रिएट करते हैं मेंटल एज को, एक मेंटल एज क्रिएट करते हैं, परसीव करते हैं विजुअल डिटेल्स के, जो चीज़ नज़र आ रही होती है, जो फिगर नज़र आ रही है उसकी डिटेल को परसीव करते हैं, ड्रा एंड मेक स्केचेस, और इजीली जो है ना वो स्केच बना लेते हैं। ये लोग स्पेशल या विजुअल इंटेलिजेंस होते हैं, इजीली जो फिगर वगैरह को ड्रा कर लेते हैं अपने जो है ना दिमाग में जो चीज़ें होती हैं उनसे। इट कैन इम्प्रूव आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़, मेंटल मैप्स एंड विजुअल्स, मेटाफोर ईटीसी। ये जो आर्टिस्टिक एक आर्टिस्ट जो आर्ट बनाते हैं उनकी ये एबिलिटीज़ होती हैं, उनके अंदर ये पावर होती है। वो मेंटल मैप को एक बाकायदा जो है ना अपने फिगर में उतार देते हैं, फिर मेटाफोर वगैरह करते हैं। इसमें मोस्टली आते हैं आर्टिस्ट जो हैं, जो लोग ये आर्टिस्ट बनाते हैं, फोटोग्राफर्स हैं, आर्किटेक्ट हैं, डिज़ाइनर है, और अमोंग अदर ये सारे जो है ना वो स्पेशल या विजुअल इंटेलिजेंस होते हैं। म्यूजिकल इंटेलिजेंस, नेम से ही जो है ना एज नेम इंडिकेट कर रहा है कि लिसन, सिंग, प्ले इंस्ट्रूमेंट एज वेल एज एनालाइज एंड साउंड इन जनरल, कि ये एक तो साउंड को भी अच्छे से जो है ना एनालाइज कर लेते हैं, दूसरा ये अच्छी इनकी लिसनिंग पावर अच्छी होती है, चीज़ों को इजीली जो है ना पिक कर लेते हैं क्विकली, सिंग अच्छे से कर सकते हैं, यानी वो डाल लेते हैं उस तरह के, फिर प्ले जो है ना वो चीज़ें इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से कर लेते हैं। ये इम्प्रूव करता है सिंगिंग को, प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट, लिसनिंग टू म्यूजिक, अटेंडिंग कॉन्सर्ट वगैरह, इन लोगों की जो है ना इस वजह से ये इस तरीके से इम्प्रूव हो सकती हैं जब आप ये चीज़ें करते हो। प्रोफेशनल में आता है सिंगर, कंपोजर्स, म्यूजिकल क्रिटिक, और अमॉन्ग अदर जो है ना ये सारे अच्छी म्यूजिकल इंटेलिजेंस में होती है। बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, ये एबिलिटी होती है कोई एक्टिविटी जो रिक्वायर स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, हैंड आई कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस, के हाथ से जो है ना वो आप चीज़ों को क्विकली जो है ना वो कोई गेंद कैच करनी है, या फिर जो है ना बॉडी के साथ आपने किस तरह क्विकली पेंसिल से लिखना है, या इस तरह ये चीज़ें जो होती हैं ना आपने बॉडी को अपने ब्रेन के साथ कनेक्ट करना होता है और क्विकली रिस्पॉन्स देना होता है। तो ये जो है ना आपकी बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होती है, ये मोस्टली जो डांस करना, थिएटर करना, इन चीज़ों से इंप्रूव हो सकती है। रिलैक्सेशन एंड स्पोर्ट की मदद से आप जो है ना वो अच्छा कॉन्टैक्ट बना सकते हैं बॉडी और माइंड का, और बॉडी आपके प्रॉपर कंट्रोल में आता है। इसमें स्कल्प्टर जो होते हैं, सर्जन जो होते हैं, डॉक्टर जो वगैरह होते हैं, एक्टर, मॉडल, डांसर, स्पोर्ट्समैन अमॉन्ग अदर, ये सारे जो है ना इस बॉडी काइनेस्थेटिकली इंटेलिजेंस होते हैं। इंट्रा पर्सनल जो इंटेलिजेंस होती है कि खुद पे जो है ना वो एबिलिटी होती है कि आप अपने गोल सेट करते हो, इवैल्यूएट करते हो स्किल को, कि आपके पास स्किल कौन सी है, एंड पर्सनल डिसएडवांटेज एंड कंट्रोल ऑन थिंकिंग, और अपनी आप थिंकिंग भी कंट्रोल करते हो कि आपको पता है कि थिंकिंग अच्छी होगी या आप पे उसका पॉजिटिव और नेगेटिव असर होगा। तो ये इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस होती है जब आप खुद पे कंट्रोल कर लेते हो सबसे पहले, कि विजडम बेहतरीन विजडम यही होता है कि अपने आप को अंडरस्टैंड करना। तो ये इम्प्रूव हो सकता है आपको इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन की मदद से, सेल्फ एस्टीम एक्टिविटीज़ की मदद से, कि आपका खुद का मोराल जो है वो ऊपर हो, न्यूज़पेपर राइटिंग करने से, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट एंड मेडिटेशन की मदद से जो है ना वो करने से ये चीज़ें हो सकती हैं।
इसमें आप जो है ना वो मैच्योर इंडिविजुअल हु आर सेल्फ अवेयर होते हैं, वो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है। फिर है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस सिंपली एक जो इंसान पर्सन की जो है ना एबिलिटी होती है कि वो सोशली लोगों के साथ जो है ना वो गैदरिंग किस तरह करता है। कि वर्क विद पीपल, एबिलिटी टू वर्क विद पीपल, हेल्प पीपल इन आइडेंटिफाई एंड ओवरकम प्रॉब्लम। कि वो हम लोगों को जो है ना वो हेल्प करता है कि वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें और ओवरकम करें प्रॉब्लम को, उसको सॉल्व करने का सोल्यूशन वगैरह बताता है। दूसरे लोगों के साथ यानी वो क्विकली जो है ना वो एक्सट्रोवर्ट होता है और क्विकली उनके साथ एडजस्ट हो जाता है। ये इंप्रूव हो सकती है कोऑपरेट लर्निंग के साथ मदद से, कि दूसरों के साथ मिलजुल के जब हम सीखते हैं चीज़ें, ट्यूटोरियल की मदद से, बोर्ड गेम्स एंड थिएटर मटेरियल के साथ। इसमें आते हैं एडमिनिस्ट्रेटर जो एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, लोगों को गाइड करते हैं, साइकोलॉजिस्ट जो मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं, टीचर हैं, थेरापिस्ट हैं और अटॉर्नी जनरल जो होते हैं वो इसमें हेल्प करते हैं। फैक्टर्स इफेक्टिंग इंटेलिजेंस। अब जो फैक्टर्स हैं जो इंटेलिजेंस को इफेक्ट करते हैं, इसमें हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट है। हेरिडिटी के विरासती जो होते हैं, जो बाप माँ बाप से के किसी के जो है ना वो कहते हैं कि इसके फैमिली में जो है ना वो वालदा या वालद जो थे वो ये जो पेरेंट्स थे वो अच्छे थे, अच्छे मैथमेटिशियन थे, तो बच्चा भी आगे जो है ना वो अच्छा मैथमेटिशियन है। इसलिए जो है ना इसको हेरिडिटी से हम क्या कनेक्ट करेंगे कि बाप जो है ना वो बहुत ज़्यादा इसका इंटेलिजेंट था, इसके बाप टॉपर था, तो इसलिए ये बच्चा भी लायक है। इन्वायरमेंट देखते हैं कि इनको इन्वायरमेंट कैसे मिला, कि इनकी फैमिली में अच्छा इन्वायरमेंट था, सारे पढ़े लिखे लोग हैं जी, एजुकेटेड फैमिली है, तो वो फिर ये बच्चे पे भी अच्छा जो है ना इम्पैक्ट पड़ा है। एज मैटर करती है कि वो एज के साथ जो है ना आस्ता-आस्ता वो माइंड कहते हैं श्रिंक होता जाता है, तो बूढ़े लोग जो है ना वो फिर कम इंटेलिजेंस है, जो बच्चे होते हैं उनमें भी आस्ता-आस्ता जो है ना वो इंटेलिजेंस आस्ता-आस्ता डेवलपमेंट होती है, वो मैच्योर होते हैं। तो ये हेल्थ एंड फिजिकल डेवलपमेंट पे डिपेंड करती है कि जो ज़ाहिर-सी बात है, अगर साउंड बॉडी है, तो साउंड माइंड है। अगर कोई बंदा फिजिकली ही मेंटल है, डेवलपमेंट उसकी वीक है, उसको प्रॉब्लम्स है, तो उसकी मेंटली भी जो है ना वो रिटार्ड हो जाता है। कल्चर वहाँ का क्या है, किस तरह का कल्चर है, साइंस का कल्चर है या लोग रिलीजियस वे से ज़्यादा इंटेलिजेंस है, रिलीजियस नॉलेज ज़्यादा रखते हैं। फिर सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन भी डिपेंड करती हैं कि सोसाइटी क्या है, सोसाइटी में कौन सी चीज़ें हो रही हैं, सोशली वो लोग एक दूसरे के साथ किस तरह हैं, किस तरह का बिहेव करते हैं, और इकोनॉमिक कंडीशन क्या है वहाँ की, ये भी डिपेंड करता है। थीरीज ऑफ इंटेलिजेंस में यूनी और वन फैक्टर थ्योरी। ये यूनी या फिर वन फैक्टर थ्योरी में जो है ना वो, अच्छा हम इसको अभी थोड़ा और एक्सप्लेन कर लेते हैं क्योंकि इसके आगे एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हेरिडिटी में सिंपली वो आता है जो जेनेटिकली जो है ना वो पेरेंट्स से, अब जो करेक्टरिस्टिक्स या जो इंटेलिजेंस फ्लो करती है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ सफरिंग, यानी माँ बाप से बच्चों में जो जाती है। इसमें अब ये डिपेंड करता है कि अगर माँ बाप जो थे वो इंटेलिजेंट थे, तो वो बच्चा जो है ना उसमें काफ़ी इम्पैक्ट होते हैं, उसके गुड इफेक्ट होते हैं, उसमें भी वो इंटेलिजेंस नज़र आती है। तो यो ये हो गया हेरिडिटली, कि विरासती तौर पे आती है। दूसरे नंबर पर आता है एनवायरनमेंट, कि कुछ क्या होता है कि वो हेरिडिटली या इनेटली इतने इंटेलिजेंट नहीं होते, लेकिन वो लर्न करते हैं एनवायरनमेंट से चीज़ों को। जैसे वो किसी ऐसे कॉलेज में जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हैं, बहुत स्मार्ट लड़के हैं, तो वो आस्ता-आस्ता उनके साथ रह के वो भी जो है ना अपनी जो एबिलिटीज़ होती हैं उनको इंक्रीज़ कर लेता है बंदा एनवायरनमेंट के लिहाज से। फिर एनवायरनमेंट में ये भी कहते हैं जी कि जो गोरे हैं जी वो ज़्यादा इंटेलिजेंस है एज़ कम्पेयर टू जो ब्लैक पीपल हैं उनके। क्योंकि जो इनके गोरे थे वो शुरू से जो है ना वो रूलर रहे हैं, लीडर रहे हैं, तो उनने जो है ना लीड किया है, तो उनकी फैमिली जो है वो वेल सेटल है, इसलिए। फिर जो है ना ऐज की अगर हम बात करें, तो ऐज में ये है कि ऐज भी डिपेंड करती है आपकी इंटेलिजेंस को। कि जो बच्चे होते हैं वो इतने स्मार्ट नहीं होते, आस्ता-आस्ता वो ग्रो करते हैं, मैच्योर होते हैं, तो वो हाँ, इंटेलिजेंट हो जाते हैं, और जब बुढ़ापे में पहुँचते तो बंदा फिर जो है ना वो आस्ता-आस्ता इंटेलिजेंस उसको, क्योंकि याददाश्त की कमी हो जाती है, वो चीज़ें भूल जाता है, तो वो। हेल्थ एंड फिजिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साउंड माइंड जो होता है वही साउंड ब्रेन कैरी करता है। तो अगर आप बॉडी हेल्थीली जो है ना वो फिजिकली आपकी डाइट अच्छी होगी, खाना-पीना, एक्सरसाइज करेंगे प्रॉपर, तो आपका ब्रेन भी जो है ना वो प्रॉपर काम करेगा, तो इससे आपकी इंटेलिजेंस भी इंक्रीज़ होगी। फिजिकल डेवलपमेंट बहुत मैटर करती है, जितना बच्चा एक्टिव होगा, उसकी फूड वगैरह, उसकी डाइट अच्छी होगी, वो फिजिकली जितना ग्रो करेगा, गेमिंग वगैरह करेगा, तो उसकी इतना जो है ना वो इंटेलिजेंस भी इंक्रीज़ होगी। कल्चर जो है ना ये भी डिपेंड करता है, जो इर्द-गिर्द के माहौल होता है वहाँ का। जिस तरह के जो है ना वो चीज़ें होती हैं, अगर साइंस का जो है ना कल्चर है, तो वहाँ पे साइंस बहुत ज़्यादा डेवलप होगी, वो लोग साइंसली एक्टिव होंगे, साइंटिफिकली। फिर सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन भी डिपेंड करती हैं। सोशली के वहाँ के लोग जो है ना, अगर माँ किसी के घर पे पेरेंट्स वगैरह जो है ना वो लड़ते बहुत हैं, लड़ाई बहुत है, तो वो फिर बच्चे पे उसका बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है, वो नेगेटिव में भी जा सकता है। इकोनॉमिक कंडीशन भी डिपेंड करती हैं, अगर उसको बच्चे को प्रॉपर इकोनॉमिक कंडीशन वगैरह मिलती हैं, तो वो या किसी आदमी को, तो वो फिर इंटेलिजेंट
हो जाता है, इंटेलिजेंस फॉर एनवायरनमेंट से सीख लेता है। थीरीज ऑफ इंटेलिजेंस की बात करें तो यूनी आर जो वन फैक्टर थ्योरी है, ये उसी मल्टीपल जो थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है उसके ऑपोजिट थी, कि इसमें एक पर्टिकुलर खास जो है ना वो एबिलिटी या जनरल एबिलिटी, एक खास जनरल एबिलिटी पे फोकस किया जाता है। टू फैक्टर थ्योरी, कौन से दो फैक्टर हैं, दो फैक्टर की वजह से जो थ्योरी को इफेक्ट करते हैं। फिर मल्टीपल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जिसको हम पहले जो है ना वो एक्सप्लेन कर भी चुके हैं। देन फिर हम लास्ट में स्टर्नबर्ग व्यू ऑफ इंटेलिजेंस के, स्टर्नबर्ग का क्या व्यू था इंटेलिजेंस के बारे में। यूनी और वन फैक्टर थ्योरी, कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं वो बिलीव करते हैं कि इंटेलिजेंस इज अ बेसिक एबिलिटी दैट इफेक्ट परफॉर्मेंस ऑन ऑल कॉग्निटिवली ओरिएंटेड टास्क। वो कहता है जी कि कुछ जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो ये यकीन रखते हैं कि जो बेसिक एबिलिटी है किसी बंदे की, वो सिर्फ इफेक्ट करती है, दैट इफेक्ट परफॉर्मेंस ऑन ऑल कॉग्निटिवली इन ओरिएंटेड टास्क। कि जो इंटेलिजेंस है, कि ये जो ज़हानत है, सिर्फ यही चीज़ है कि जो किसी बंदे की तमाम जो चीज़ें हैं, तमाम जो उसकी कॉग्निटिवली जो ओरिएंटेड टास्क हैं उनको इफ़ेक्ट करती है। विल डू वेल इन कंप्यूटिंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम, एनालाइजिंग पोएट्री, टेकिंग हिस्ट्री, इजी एग्जामिनेशन एंड सॉल्विंग रिडल्स। कि ये जो सारी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को अगर इफ़ेक्ट करती है तो वो आपकी इंटेलिजेंस है, बेसिक एबिलिटी है, दैट अफेक्ट परफॉर्मेंस ऑन ऑल कॉग्निटिवली ओरिएंटेड टास्क। कि हम जितने दिमाग से जितने काम करते हैं, दिमाग को इस्तेमाल करके, उन सब को वो बिलीव करते हैं कि जो एक इंटेलिजेंस है वही ही इफेक्ट करती है। ये एक फैक्टर है इंटेलिजेंस। तो ये बात उसने कही थी। कुछ जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो ये बात मानते हैं कि यूनी फैक्टर है, वन फैक्टर थ्योरी, कि इंटेलिजेंस ही वो चीज़ है, एक चीज़ है जो हमारी तमाम जो दिमाग जिन जिन चीज़ों में इस्तेमाल होता है उन सबको कंट्रोल करती है, उन सबको इफेक्ट करती है। दूसरे नंबर पे आता है टू फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर थ्योरी जो थी वो चार्ल्स स्पेरमैन ने डेवलप की थी, फादर ऑफ फैक्टर एनालिसिस इन 1927। जिनको फादर ऑफ फैक्टर एनालिसिस भी कहा जाता है, 1927 में उन्होंने ये टू फैक्टर थ्योरी डेवलप की थी। Intellectual abilities were comprised of two factors, one general ability or common ability known as G factor, and the other group of specific abilities known as S factor। तो इन्होंने कहा था, अब यूनि वाले ने तो कह दिया कि एक इंटेलिजेंस का जो जो है वो डिटरमिन करती है तमाम जो हमारी काम होते हैं, तमाम जो हमारे टास्क होते हैं। जबकि जो टू फैक्टर थ्योरी है, जो चार्ल्स स्पेरमैन ने कहा, उनने कहा कि कोई भी जो इंसान है उसकी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज होती हैं वो दो चीज़ों या दो फैक्टर पे कंप्राइज होती हैं। एक होता है जी, जर्नल एबिलिटीज, के जर्नल फैक्टर जो है, और दूसरा होता है एस फैक्टर जो स्पेसिफिक, कि जर्नली एक चीज़ इफेक्ट कर रही है और एक खास तौर पे खास जो चीज़ है उसको इफेक्ट कर रही है। जी फैक्टर इज यूनिवर्सल इन बोर्न एबिलिटी। जर्नल जो होता है वो इन बोर्न, वो इननेट होता है, वो हमारी बॉडी में पहले से होता है। ग्रेटर जी इन एन इंडिविजुअल लीड्स टू ग्रेटर सक्सेस इन लाइफ। तो जिसमें जो जर्नल इंटेलिजेंस जो है, जो जर्नल फैक्टर ज्यादा होता है वो सक्सेस की तरफ ज्यादा बढ़ता है। और एस फैक्टर जो होता है वो एक्वायर करते हैं फ्रॉम द एनवायरनमेंट, इट वेरीज फ्रॉम एक्टिविटी टू एक्टिविटी इन द सेम इंडिविजुअल। ये सेम इंडिविजुअल में जो है वो एक्टिविटी टू एक्टिविटी डिफरेंट होता है, कि आप कौन सा काम जो है ना पढ़ रहे हो या प्रैक्टिकल लाइफ में जा रहे हो, इस तरह। तो ये स्पेसिफिक जो है इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है S1 S2 S3। इस थ्योरी के मुताबिक ये है कि एक इंडिविजुअल टोटल इंटेलिजेंस इज द सम ऑफ जनरल फैक्टर्स एंड ऑल हिज स्पेसिफिक एबिलिटी, दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। तो इस थ्योरी के मुताबिक ये था कि एक जो आदमी है, जो एक इंडिविजुअल है, उसकी जो टोटल इंटेलिजेंस होती है वो तमाम जो उसके फैक्टर्स होते हैं, इसमें जनरल फैक्टर भी आ सकते हैं और स्पेसिफिक फैक्टर भी होते हैं, उनका सम होता है। ये एक्सप्रेस की जाती है एज जी, ए इज इक्वल टू, यानी टोटल जो है इंटेलिजेंस इज इक्वल टू जी प्लस S1 S2 S3 सो ऑन। जी फैक्टर वर्सेस एस फैक्टर क्या होता है? जी फैक्टर जो है वो जो आपको बर्थ से मिलता है, इन बॉर्न एबिलिटी है। एस फैक्टर जो है वो जो लर्न एंड एक्वायर फ्रॉम इन्वायरमेंट हम करते हैं, जो इन्वायरमेंट से हासिल करते हैं इर्द गिर्द काम करके। जनरल जी जो है वो जनरल मेंटल एबिलिटी है, एस जो है वो स्पेसिफिक एबिलिटीज हैं। जी जो है वो कांस्टेंट है वन इंडिविजुअल में, एक इंडिविजुअल में जी कांस्टेंट होता है। जबकि जो एस फैक्टर है वो वेरीज है फ्रॉम एक्टिविटी टू एक्टिविटी इन सेम इंडिविजुअल। एस जो होता है वो एक इंडिविजुअल जो है ना वो उसमें मुख्तलिफ हो सकता है। जी फैक्टर जो है ना वो डिफरेंट होता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, एक से दूसरे में जो है ना वो हर इंडिविजुअल का में अपना जी फैक्टर होता है। एस फैक्टर जो है वो अमाउंट डिफर इन द अमाउंट ऑफ एस एबिलिटी, हर इंडिविजुअल की जो है ना वो डिफरेंट होगी, यूज इन वेर एवरी एक्टिविटी ऑफ लाइफ। तो ये जो है ना जी जो है वो हर एक्टिविटी में इस्तेमाल होता है, एस जो है वो एक्टिविटी टू एक्टिविटी डिफरेंट होता है। आ गया जी ग्रुप फैक्टर और मल्टी फैक्टर थ्योरी। कि मल्टी फैक्टर थ्योरी क्या है?
कि जिसमें जो है ना बहुत ज़्यादा फैक्टर जो है ना वो इफ़ेक्ट करते हैं। दिस थ्योरी वाज़ एडवोकेटेड बाय एल.एल. थर्स्टन इन 1938। ये एल.एल. थर्स्टन जो थे उन्होंने 1938 में एडवोकेट की थी। इस थ्योरी ने जो है ना वो जनरल इंटेलिजेंस को रिजेक्ट कर दिया था कि जो जनरल इंटेलिजेंस है जो इनबॉर्न था, जो हमने पहले दी है कि जनरल जो इंटेलिजेंस जनरल जी जो है उसको रिजेक्ट कर दिया। दिस थ्योरी कंसीडर इंटेलिजेंस ए कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमरस सेपरेट फैक्टर्स। इन्होंने सिंपली कह दिया कि इंटेलिजेंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक सेपरेट अलग-अलग जुदा-जुदा फैक्टर्स हैं, उनका मिला हुआ जो है ना वो चीज़ें जो है ना वो इंटेलिजेंस बनाती है। इंस्टेड ऑफ व्यूइंग इंटेलिजेंस एज अ सिंगल जनरल एबिलिटी, थर्स्टन थ्योरी फोकस्ड ऑन 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। तो ये जो मल्टी फैक्टर थ्योरी है या ग्रुप फैक्टर है, ये सिर्फ एक चीज़ पे जो है ना वो फोकस किए बगैर ये 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज पे फोकस करती है। वो 7 जो हैं, एक नंबर 1 आ गया वर्बल फैक्टर्स, कि किसी बंदे को जो है ना वो वर्बली कंप्रहेंशन किस तरह वो एक्सप्लेन करता है, चीज़ों को कम्युनिकेट किस तरह करता है। दूसरे नंबर पे आता है जी के स्पेशल फैक्टर। स्पेशल फैक्टर में आता है कि एबिलिटी करना कोई इमेजिन ऑब्जेक्ट को या स्पेस में, एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस, किसी चीज़ को आप जो है ना तस्वर किसी का करते हो दिमाग में और फिर उसकी जो है ना वो हमने पीछे विजुलाइज पढ़ा था, विजुलाइज करते हो। फैक्टर के जो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में जो है ना वो रैपिडली और एक्यूरेटली एबिलिटी होती है, जिसमें मेमोरी फैक्टर के चीज़ों को मेमोराइज क्विकली करता है बंदा। फिर रीजनिंग फैक्टर के वो रीजनिंग अच्छी देती है, वो रिक्वायर करता है सब्जेक्ट टू डिस्कवर ए रूल और प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन अ सीरीज और ग्रुप ऑफ लेटर और सीरीज में जो है ना वो जो रीजन फैक्टर है वो उसको एनालाइज करता है। नंबर 6 है परसेप्चुअल फैक्टर, कि वो परसीव चीज़ों को ऑब्जेक्ट को एक्यूरेटली करता है, देखता उनको, सुनता उनको अलग तरीके से, एक जो है वो यूनिक तरीके से उनको परसीव करता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग फैक्टर जो होता है कि वो क्विकली जो है ना प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है। तो ये था स्टोन के 7 फैक्टर थे, जिसमें वर्बल आता है, स्पेशल आता है, नंबर फैक्टर आता है, मेमोरी फैक्टर आता है, रीजनिंग फैक्टर आता है और परसेप्चुअल फैक्टर आता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग फैक्टर है। इन फैक्टर के बेस पे जो है ना उसने न्यू टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस दिया, जिसको टेस्ट ऑफ मेमोरी मेंटल एबिलिटीज कहते हैं, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज पीएमए कहा जाता है। नेक्स्ट है जी स्टर्नबर्ग्स ट्राइआर्किक थ्योरी। ट्राइआर्किक मतलब होता है तीन, ट्राई, थ्री। तो इसके मुताबिक ये था कंपोटेंशियल, कि कोई बंदा जो है ना बुकली स्मार्ट है। एक्सपेरिमेंटल, कोई बंदा जो है ना वो एक्सपेरिमेंट इजीली कर सकता है, चीज़ों को प्रैक्टिकली करके अंडरस्टैंड करता है। कॉन्सेप्चुअल, कॉन्टेक्चुअल। तो ये हम देखते हैं तीन क्या एस्पेक्ट है। सबसे पहले आता है कंपोनेशनल। अब कंपोनेशन जो है ना इसमें एनालिटिकली थिंकिंग है, बुकली स्मार्ट जो बंदा है, ठीक है। कंपोनेशनल जो बंदा है वो बुकली स्मार्ट है, यानी वो एनालिटिकल थिंकिंग करता है और बुक की जो है ना वो पढ़ने में बहुत अच्छा अंडरस्टैंड करता है। दूसरे नंबर पे आता है एक्सपेरिएंशियल थिंकिंग, कि क्रिएटिव थिंकिंग है एंड कैरेक्टराइजेस द पर्सन हु कैन सेपरेट एलिमेंट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड कंबाइन देम इनसाइटफुली। कि ये जो होता है ना, जो एक्सपेरिएंशियल होता है, ये सिंपली चीज़ों को जो है ना क्रिएटिव थिंकिंग करता है, क्रिएट करता है चीज़ों को, उनको फिर कैरेक्टराइज़ द पर्सन हू कैन सेपरेट एलिमेंट्स ऑफ एक्सपीरियंस। ये एलिमेंट्स को सेपरेट अलग कर सकता है एंड कंबाइन देम इनसाइटफुली, और फिर उनको अंदर से देके कंबाइन करता है, जोड़ता है इनसाइटफुली। और नेक्स्ट है इसमें ये आती है कंटेक्चुअल, कि ये स्ट्रीट स्मार्ट होता है, वन हु नो हाउ टू प्ले द गेम एंड कैन सक्सेसफुली मैनिपुलेट द एनवायरनमेंट, के वो गेम्स बहुत अच्छे से खेल सकता है, उसको कंटेक्चुअल कहते हैं। तो ये हो गया कंपोनेंशियल जो बुकली स्मार्ट है, एक्सपेरिएंशियल थिंकिंग जो क्रिएटिव थिंकिंग है जिसकी, और जो कंटेक्चुअल है जो स्ट्रीट स्मार्ट करता है कंटेक्स्ट में। तो ये इसकी जो है ना स्टर्नबर्ग की ट्राइआर्किक थ्योरी है, जो तीन टाइप्स ऑफ एबिलिटीज पे वर्क करता है और उनको क्रिएट करता है इंटेलिजेंस बिहेवियर में, जिसमें एनालिटिकल आता है, जिसमें कंपेयर, इवैल्यूएट एंड एनालाइज करना होता है। जिन चीज़ों को आपस में जो है ना वो कंपेयर करता है, दो चीज़ों को इवैल्यूएट करता है और एनालाइज करता है एंड पे। क्रिएटिव में आता है जी के इनसाइट्स है, सिंथेसिस है, अडॉप्टिंग इन यूनिक सिचुएशंस को वो किस तरह अडॉप्ट कर लेता है। प्रैक्टिकल में आता है कि वो डीलिंग विद द एवरीडे टास्क रिलेटिंग टू वर्ल्ड, की दुनिया से जो टास्क हैं रिलेट करता है उनको वो प्रैक्टिकली डील करता है। ये एक्स्ट्रा नंबर दैट डज नॉट फिट द पैटर्न, विच वन डज नॉट फिट द पैटर्न। तो इसमें आपने ये बताना होता है कि पैटर्न में कौन सा जो है ना वो फिट नहीं आ रहा। जैसे देखें, ए 15, बी 30, सी जो है वो 45 है और डी 65 और ई 75। अब इसमें आंसर उसने डी दिया है, कि जो 65 है, कि बाकी सारे जो हैं वो देखें 15-15 के लिहाज से वो ऐड हो रहे हैं।
तो वो कह रहा है कि देखें 15 है, 15 इसमें ऐड किए मज़ीद 30 हो गए, 15 ऐड किए 45। तो ये पैटर्न में फिट नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे अगर होता 15 आते तो वो ये 60 होता। तो इसलिए इसने कहा कि इज एडेड 15 जो है ना वो एडेड हो रहे हैं ईच नंबर में, एंड डी ओनली एडेड 10 व्हाइल द अदर नंबर्स आर एडेड 15। तो बाकी सब में 15 एड्स हैं। ये इस तरह की चीज़ें होती हैं। फिर जो है ना वो फाइंड द मिसिंग नंबर, इसमें आपने मिसिंग नंबर ढूंढना है। तो वो फिर एक्सप्लेनेशन भी उसने नीचे दी हुई है कि किस तरह जो है ना वो हम करेंगे कि 1 बी सी, ए बी सी को प्लस किया 1 3 3 प्लस 7, तो यहाँ पे 7 आ गया। ये जो है ना फॉलोइंग डिफरेंट फ्रॉम अदर के कैसे जो है ना वो एक दूसरे से ये डिफरेंट है। तो इनमें देखें सब में कि जो है ना ए सर्कल बना हुआ है, बी जो है वो पेंटागन, सी जो है ना वो बनी हुई है ट्राइंगल, डी जो है वो बना हुआ है स्क्वायर, और ई। अब इसमें उसने कहा कि बी जो है ये ओनली शेप जो है ना वो द आउटर एंड द इनर शेप आर द सेम वाइल द अदर्स आर डिफरेंट शेप्स। बाकी सब में देखें कि वो आउटर और इनर डिफरेंट है, ये सिर्फ इसमें जो है ना वो आउटर और इनर सेम है, ये इसमें डिफरेंस आता है। थैंक यू फॉर वाचिंग एजुकेशन अकेडमी। लाइक कर दें चैनल को और सब्सक्राइब, लाइक कर दें वीडियो को और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। अल्लाह हाफिज़।